राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और इसीलिए 2 साल पहले जब जनता ने हमारे को जिम्मेदारी दी तो हमने तय कर लिया कि हमारे लक्ष्य होंगे कि उद्योग नीति जब हम बनाएंगे तो वो केवल कागज पे सुंदर नहीं हो बल्कि जमीन पर असरदार भी हो। और इसके लिए निहायत ही जरूरी है कि नियत, नीति और निष्पादन, ये तीनों हमारी राजस्थान सरकार के अंदर है। जो अभी मैं चर्चा करूंगा उसमें आपको स्पष्ट होगा। हमने अपने लक्ष्य तय करे थे और जनता ने जब हमारे को 2 साल पहले जिम्मेदारी सौंपी राजस्थान की, और ये जनता का सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैंने एक कांग्रेस के विधायक को सुना था कि जनता पूछ रही है सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल अधिकार है जनता का। जनता ने हमें जिम्मेदारी देकर यहां पर भेजा है। जनता का ये अधिकार है कि वो हमसे पूछे कि वो हम उनके लिए क्या काम कर रहे हैं। और मैं आज आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि मुझे सरकार का पक्ष रखने के आपने इजाजत दी और पूरे राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि जो यहां बैठे हैं इनके सामने मैं अपनी बात रख सकूं। आपको धन्यवाद इस बात के लिए। और लक्ष्य तय करना और लक्ष्य प्राप्त करना हमें अपने संस्कारों में सीखा है। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं और हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने आते हैं। क्योंकि थोड़ी सी परंपरा रही है कुछ पंक्तियों की, तो मैं भी पंक्तियों से शुरू करता हूं। सही समय पर सही बात। राणा से लेकर महाराणा, राणा से लेकर महाराणा सबकी यही कहानी है। जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं। ये पानी राजस्थानी है। चुप रहकर काम किया हमने, चुप रहकर काम किया हमने, बेवक्त कभी नहीं चीखा है। इस कर्मयोग की शिक्षा को हमने गीता से सीखा है। इस कर्मयोग की शिक्षा को हमने गीता से सीखा है। नर की सेवा करने से सेवित नारायण होते हैं। इसलिए हम शब्द नहीं कर्तव्य परायण होते हैं। हम संस्कार से पले बड़े। ये नेता प्रतिपक्ष ध्यान से सुने ना, नहीं सो रहे, जगह में। हम संस्कार में पले बड़े, हम संस्कार में पले बड़े, जनता से घात नहीं करते। हम काम दिखाते, धरती पर कागज पर बात नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू करूंगा राइजिंग राजस्थान से, क्योंकि हमारी सरकार की जो जर्नी है वो 2 साल पहले शुरू हुई थी। हमने एक भी दिन नहीं गंवाया था। तो जब 2 साल पहले राइजिंग राजस्थान हमने शुरू करा तो लक्ष्य स्पष्ट थे। नीति, नियत, निष्पादन और उद्योग, निवेश, निर्यात और एक्सपोर्ट का हब राजस्थान बने। उत्पादन का, निवेश का, निर्यात का, ये सारा का सारा राजस्थान के अंदर एक हब बने। हमने राइजिंग राजस्थान के अंदर जब अलग अलग प्रदेशों में जाना शुरू करा, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी डेलीगेशंस दूसरे प्रदेशों में गई, दूसरे देशों में गई, वहां चर्चा होती थी ये कौन आया है। और राजस्थान की बात, वो राजस्थान को केवल गढ़ से जानते थे, लेकिन उन्हें पता चला यहां तो पेट्रोलियम भी है, यहां स्किल है, यहां पे एजुकेशन है, यहां लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा एक व्यवस्था है। हर तरह से राजस्थान की खूबी देश विदेश में पहुंची है। ये सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन होता है नेता प्रतिपक्ष जी, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। हमने ब्रांडिंग करी है। जो पैसा हमने राइजिंग राजस्थान में खर्च करा है वो हमारे लिए नहीं करा, हमने राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान की ब्रांडिंग करी है पूरे देश, पूरी दुनिया में। और केवल ब्रांडिंग ही नहीं करी, हमने नीतियां भी बनाई। हमने ऐसी नीतियां बनाई जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, कभी बनी भी नहीं थी राजस्थान में। और आपकी बनाई हुई नीतियों को हमने सुधारा भी। तो एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार हुआ राजस्थान के अंदर नीतियों का। जो नीतियां आपने आज तक नहीं बनाई, राजस्थान में आज तक नहीं बनी थी, मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट पहले नहीं हो रहा था? खूब हो रहा था राजस्थान से एक्सपोर्ट। फर्नीचर का हो रहा था, जेम्स, ज्वेलरी सबका हो रहा था, टेक्सटाइल का हो रहा था। लेकिन नीति नहीं बनाएंगे, चेहरा दिखाओ कानून बताएंगे। हमने नीति बनाई, स्पष्ट कर दिया, ताकि जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको लिखित में हो कि राज्य सरकार क्या करेगी। और
आप एक्सपोर्ट के अंदर भी मानसिकता होती है अध्यक्ष महोदय, जब एक्सपोर्ट की बात होती है फिर वापस विपक्ष सोचता है ये तो विदेश है, विदेश से क्या लेना देना। हमारी सरकार जब एक्सपोर्ट का सोचती है तो उस कारीगर का सोचती है जो पत्थर पे काम कर रहा है और पत्थर में जान भर रहा है, उस कलाकार को ध्यान में रखती है जो मीनाकारी का काम कर रहा है, उस व्यक्ति को याद करते हैं जो फर्नीचर पे काम कर रहा है। एक एक छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक हम देखते हैं कि वो सारे के सारे उसके अंदर उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिल रहा है। हमारे लिए एक्सपोर्ट वो है, इसलिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई। अब आपने मिल्क केक तो खाया ही होगा अलवर का, आप अलवर के हैं, खिलाया भी होगा, मुझे आज तक नहीं भेजा लेकिन उम्मीद है आगे आ जाएगा। मिल्क केक आपने खाया, लेकिन मिल्क केक बनाने वाले को आपने हलवाई ही सोचा और उसको वहीं तक ही सीमित कर दिया। उसी तरह ब्लू पॉटरी, आप सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तोहफे में गिफ्ट में दी होगी ब्लू पॉटरी, लेकिन ब्लू पॉटरी का जो कारीगर है, जो इतनी मेहनत से काम करता है, वो वहीं पड़ा है। उससे भावतोल और कर रही है जनता जब खरीदती है कि 100 रुपए नहीं 50 में देंगे। किसी बड़े उद्योगपति से भावतोल नहीं करते, वो ब्लू पॉटरी बनाने वाले से भावतोल करते हैं, दरी बनाने वाले से भावतोल करते हैं। वो वही का वही पड़ा हुआ है। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो पहचान देते हैं उस जिले को, अलवर की पहचान है ना मिल्क केक, ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो उस जिले को पहचान देते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को पहचान दिलाने वाली पॉलिसी हमने बनाई, हमारी सरकार ने बनाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ताकि इन सबको आगे बढ़ने का, ब्रांडिंग का भी, उनकी मार्केटिंग का भी, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी, सबका पैसा हम देते हैं। इस वर्ष हमने 35 करोड़ रुपए दिए और साल का बजट 100 करोड़ का है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, जिसको आप भूल गए थे। अभी रफीक खान साहब आ गए, छाती ठोक ठोक के, टेबल ठोक ठोक के पहले बता रहे, छाती ठोक के पहले बोल रहे थे लाख की चूड़ियां का बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, सांगानेरी प्रिंट का बोल रहे थे, जयपुर की रजाइयों का बोल रहे थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर इन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और रफीक खान साहब, केवल बोलने से नहीं होता, काम करने से होता है। अभी मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। आप संतुष्ट रहिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको हम सब ने खूब प्यार से सुना था। अब देखते रहिए आगे। जीरा, आपने जीरा भी नहीं दिया, उसका जीरा भी ले लिया। डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के लिए तो खैर ये कहां से डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट ला सकते थे अध्यक्ष महोदय? ये पार्टी वो है जिसने देश में लाइसेंस राज लेकर आए थे। ये पार्टी डायरेक्ट अलॉटमेंट कहां से लेकर आएगी? ये तो पूरे विरोध में रहेगी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के। और जो अभी करा भी था उसका जवाब मैं दूंगा, खूब तसल्ली से दूंगा, आप बैठ के सुनिएगा। तो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की उम्मीद हम इनसे नहीं कर सकते थे, हम लेकर आए डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। डेटा सेंटर पॉलिसी, आधुनिकीकरण हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, हमने सोचा कि होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी, वो भी हम लेकर आए। अब लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी में मैं अध्यक्ष महोदय और नेता प्रतिपक्ष आपको बताता हूं कि डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती, क्योंकि आप अक्सर डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। थोड़ा सा भूगोल देखिए राजस्थान का। अमृतसर से लेकर जामनगर तक अध्यक्ष महोदय, अमृतसर से जामनगर तक एक सड़क जा रही है जो 6 लेन एक्सप्रेसवे है, 1200 किलोमीटर लंबी है और बीकानेर से होती हुई जाती है, आपके जालोर से होती हुई जाती है। 640 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के अंदर है। इसका नाम है इकोनॉमिक कॉरिडोर। और एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, कि जब बीकानेर में मूंगफली फूड प्रोसेसिंग के लिए गुजरात जाती है तो पहले उसको 3 से 4 दिन लगते थे। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जब चलती है तो 16 घंटे में वो गुजरात पहुंचती है। तो अपने ध्यान में, अपने मन में ये ध्यान रखिए कि एक 1200 किलोमीटर की एक सड़क है जो जामनगर से, बैठ जाइए, जामनगर से लेकर अमृतसर तक जाती है। दूसरी बात, आप दिल्ली ध्यान दीजिए। माइक मेरे पास है, आप सुनिए, माइक मेरे पास है, आप इनको सुनिए। आप चिंता ही नहीं करिए, रफीक साहब को बोलने दीजिए जितना ही बोलना है। नहीं, मिलने की भी कोई नहीं, एक नहीं 2 माइक मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, फिर से धन्यवाद देता हूं, मुझे आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि खूब शांति से मैं इन सब के जो इन्होंने बातें बोली हैं सबके जवाब मैं आज दूंगा। दूसरी बात, दिल्ली से एक सड़क निकलती है नेशनल एक्सप्रेसवे जो दौसा होते हुए मुंबई तक जाती है। 1400 किलोमीटर का ये रास्ता है, 6 लेन का ये रास्ता है।
6 से 8 लेन ये रास्ता है और 370 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। आप देखिए ये नक्शे में ध्यान रखिएगा, इसके मध्य में, इन दोनों एक्सप्रेसवे के मध्य के अंदर एक डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से निकलता है और मुंबई तक जाता है। ये रेल लाइन है, रेल की पटरी है जो 1500 किलोमीटर लंबी है और 500 किलोमीटर राजस्थान में से होकर निकलती है। इन तीनों चीजों के ऊपर हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ से ये बनाया है। $30 बिलियन से ये बनी है। और अध्यक्ष महोदय, तो आप